नमस्कार दोस्तों, आज की डेट है 26 अक्टूबर 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज देखो, हिंदू में सिर्फ एक इश्यू इंपॉर्टेंट है, फिशरमैन से संबंधित। एक आर्टिकल आज हम इंडियन एक्सप्रेस का उठाएंगे, इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी से संबंधित, यानी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी से संबंधित। और लास्ट में हमारे देश की डेमोक्रेसी में प्रेसिडेंट के रोल से संबंधित एक टॉपिक भी रिवाइज करेंगे। कोट है आज का जवाहरलाल नेहरू का, उन्होंने कहा था, इंडिया गरीब है क्योंकि इंडिया के गांव गरीब हैं। इंडिया अमीर हो जाएगा अगर इंडिया के गांव अमीर हो जाएंगे। पंचायत को ज्यादा पावर देनी चाहिए। इसके लिए हम चाहते हैं कि विलेजेस के अंदर सेल्फ गवर्नमेंट होना चाहिए, यानी स्वराज होना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू का ये कोट है, आप इस्तेमाल कर सकते हो जब पंचायती राज के बारे में आपको लिखना हो। तो अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पॉलिटिकल पार्टीज की फंक्शनिंग में डेमोक्रेसी से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, डेमोक्रेसी दो तरह की होती है, एक प्रोसीजरल डेमोक्रेसी और एक सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी। प्रोसीजरल डेमोक्रेसी मतलब सभी जो एडल्ट्स हैं उनके पास वोट देने का अधिकार है। पीरियोडिक इलेक्शंस होते हैं हर 5 साल बाद, या फिर जैसे यूएसए में 4 साल बाद। और जब इलेक्शन में कोई पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन हार जाती है तो नई सरकार बनती है। ये क्या है? ये डेमोक्रेसी का पार्ट है। लेकिन देखो, ये सिर्फ प्रोसीजरल डेमोक्रेसी है। लेकिन डेमोक्रेसी का मतलब मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे एक बात ये बोलोगे, डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, देखो, ये सारी चीजें हों किसी डेमोक्रेसी में, रेगुलर इलेक्शंस कंडक्ट हों, सभी एडल्ट्स के पास वोट देने का अधिकार हो, लेकिन फिर भी लोगों के पास डिसीजन लेने की पावर ना हो। मतलब जो हम रियल डेमोक्रेसी की एसेंस की बात करते हैं, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, वो सब चीजें मौजूद ना हो। रेगुलर इलेक्शंस के होने के बावजूद वो सब चीजें ना हो, सभी एडल्ट्स के पास वोट का अधिकार होने के बावजूद, तो फिर आप कहोगे वहां पे डेमोक्रेसी है या फिर नहीं है? आप आंसर दोगे, वहां पर देखो नाम की डेमोक्रेसी है, प्रोसीजरल डेमोक्रेसी तो है, लेकिन रियल डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी की एसेंस नहीं है। जो आप ये बोलते हो ना, डेमोक्रेसी की एसेंस नहीं है, तो वो है सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी। सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी मतलब डेमोक्रेसी एज ए आउटकम भी मौजूद होनी चाहिए। रियल में जो पावर है वो जनता के पास होनी चाहिए। हमारे देश में देखो, प्रोसीजरल डेमोक्रेसी है, इस बात से तो इनकार किया ही नहीं जा सकता। रेगुलर इलेक्शंस होते हैं, 18 साल से एज जिनकी ज्यादा है उनके पास वोट देने का अधिकार है। लेकिन कई बार कुछ एक्सपर्ट्स आरोप ये लगाते हैं, सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी हमारे देश में नहीं है। कुछ ही लोग जो हैं वो डिसीजन लेते हैं और जनता का जो से है देश की गवर्नेंस में वो बहुत कम है, जिसका एक सबसे बड़ा रीजन है इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी का अभाव। आपने देखो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज की फंक्शनिंग देखी होगी, जैसे बीजेपी की देख लीजिए। कहा यह जाता है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि पहले तो देखो बीजेपी में जो पार्लियामेंट्री बोर्ड होता था उसकी बहुत अहमियत होती थी और थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी बीजेपी की फंक्शनिंग में थी। लेकिन आज के समय में ना, जो बीजेपी के बड़े लीडर्स हैं, जैसे अमित शाह जो अभी होम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री मोदी, इनके द्वारा बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं और बाकी लीडर्स का जो से है पार्टी की फंक्शनिंग में वो बहुत कम है। मतलब ये बात लिखेगा नहीं, एग्जाम्पल के लिए है। उसी प्रकार से कांग्रेस का आप एग्जाम्पल देखिए, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इनकी चलती हैं। बाकी जो लीडर्स हैं उनको तो साइडलाइन किया हुआ है, जो G23 ग्रुप बनाया हुआ है कांग्रेस के कुछ नाराज हुए लीडर्स ने। मतलब साफ है, आप ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज की फंक्शनिंग देखोगे, ज्यादातर क्या, मोस्टली उनमें ना इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी का अभाव आपको देखने को मिलेगा। चाहे वो आम आदमी पार्टी देख लीजिए, लालू प्रसाद यादव की आरजेडी देख लीजिए, समाजवादी पार्टी देख लीजिए, हर पार्टी में अगर देखो इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी होती है ना, इसके बहुत सारे फायदे भी होंगे। सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा रिप्रेजेंटेशन। अभी तो देखो जैसे कांग्रेस में है, कांग्रेस में गांधी के द्वारा फैसला लिया जाता है किसको टिकट देनी है, किसको नहीं देनी है। तो क्लोज ऑटोक्रेटिक स्ट्रक्चर बन के रह गई है कांग्रेस पार्टी, और यही चीज बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में है। लेकिन अगर मान लीजिए एक प्रॉपर बोर्ड होता है, जैसे आजादी से पहले कांग्रेस को चलाने के लिए हुआ करता था, और उसके बेस पे डिसीजन लिए जाते हैं डेमोक्रेसी के बेस पे, तो सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी इलेक्शन लड़ने की। अभी तो देखो, वैसे संविधान ने तो राइट दिया है कि हर एक पर्सन इलेक्शन लड़ सकता है, लेकिन इक्वल अपॉर्चुनिटी तो नहीं मिलती ना। ये बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज या फिर छोटी पॉलिटिकल पार्टीज भी टिकट देती नहीं, फिर कैसे हर एक पर्सन जो है वो इलेक्शन लड़ सकता है? अलग से इंडिपेंडेंट लड़ सकता है, ये बात सच है, लेकिन फिर जीतने की संभावना भी तो कम हो जाती है ना।
उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है लेस फैक्शनलिज्म। अगर देखो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी है तो फिर उस पॉलिटिकल पार्टी में फैक्शनलिज्म भी कम होगा ना, वो पॉलिटिकल पार्टी विभिन्न ग्रुप्स में कम डिवाइडेड होगी। अब तो देखो जैसे कांग्रेस का एग्जांपल लीजिए, पंजाब में क्या चल रहा है, अमरिंदर सिंह वो अब नई पार्टी बनाने वाले हैं, नवजोत सिंह सिद्धू ने रिजाइन दे दिया था। राजस्थान में देखिए क्या चल रहा है, राजस्थान में सचिन पायलट एक तरफ और अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं वो एक तरफ। मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं है कांग्रेस की, सभी पॉलिटिकल पार्टीज में फैक्शनलिज्म देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी का अभाव है। अगर पता हो कि हाँ भैया इलेक्शंस होंगे और जो इलेक्शंस जीतेगा वही उस पॉलिटिकल पार्टी का प्रेसिडेंट बनेगा, तो फिर ये सब जो चीजें हैं वो थोड़ी कम हो जाएगी। अगर पॉलिटिकल पार्टी की फंक्शनिंग में डेमोक्रेसी रहेगी तो देखो अपने आप ट्रांसपेरेंसी भी आएगी, मतलब जनता को भी पता होगा किस बुनियाद पर इस कैंडिडेट को टिकट मिली है और दूसरा जो कैंडिडेट है उसको टिकट नहीं मिली है। नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी। जो पार्टी मेंबर्स हैं वो देखो ज़्यादा अकाउंटेबल होंगे जनता के प्रति भी और अपने लीडर्स के प्रति भी अगर उस पॉलिटिकल पार्टी में डेमोक्रेसी रहती है। इसके बाद नेक्स्ट है डिसेंट्रलाइजिंग पावर। अगर देखो डेमोक्रेसी रहेगी तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में विभिन्न लेवल पर जो पार्टी के पदाधिकारी होते हैं, जैसे लोकल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर लीडर्स होते हैं, उनके हाथों में पावर आएगी। अब उनके हाथों में जब पावर आएगी तो देखो वो लोगों की जो आवाज़ है ज़्यादा अच्छे ढंग से उठा सकेंगे, उनकी जो समस्याएं हैं उनको ज़्यादा अच्छे ढंग से एड्रेस कर पाएंगे। गांधी जी पॉलिटिकल पार्टी से ना नफरत करते थे, जिसका एक मेजर रीजन ये भी था कि पॉलिटिकल पार्टीज में टेंडेंसी होती है पावर सेंट्रलाइजेशन की। गांधी जी चाहते थे कि पावर जो है वो सेंट्रलाइज नहीं होनी चाहिए, ओशियन की वेव्स की तरह होनी चाहिए। मतलब एक जो पर्सन है वो दूसरे पर्सन को पावर दे। आप अगर पत्थर मारोगे ना किसी वाटर बॉडी में तो इस प्रकार से वेव्स निकलने लगती हैं, एक वेव जो है वो दूसरे वेव को एनर्जी देती है। गांधी जी इस कंसेप्ट में विश्वास करा करते थे। पॉलिटिकल पार्टीज में तो ऐसा नहीं होता ना, पावर जो है वो जैसे जैसे ऊपर जाओगे वो सेंट्रलाइज होती जाएगी। नेक्स्ट है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। अब चूंकि देखो पावर जो है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में सिर्फ कुछ ही लोगों के पास केंद्रित होती है, वो पर्सन्स उस पॉलिटिकल पार्टी के वो लीडर्स इलेक्शन जीतना चाहते हैं किसी भी कीमत पर, बेशक उन्हें ऐसे कैंडिडेट्स को टिकट देना पड़े जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, क्योंकि उनकी अकाउंटेबिलिटी तो है नहीं किसी के प्रति, सारी पावर उन्हीं के पास में है। लेकिन अगर डेमोक्रेसी होगी ना तो फिर साफ सुथरे कैंडिडेट्स को टिकट मिलेगी। तो इसलिए ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में डेमोक्रेसी क्यों होनी चाहिए और डेमोक्रेसी होती क्यों नहीं है। सबसे पहला रीजन है डायनेस्टी पॉलिटिक्स। समाजवादी पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस, हर जगह पे आपको डायनेस्टी पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी, यानी एक परिवार का वर्चस्व, एक परिवार की पार्टी। दूसरे नंबर पे सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। इस पॉइंट में देखो ये आता है जो एंटी डिफेक्शन लॉ है ना 1985 का, ये रोकता है पार्लियामेंट में किसी भी मेंबर को अपनी पार्टी के खिलाफ वोट देने से। जैसे मान लीजिए बीजेपी ने व्हिप जारी कर दी कि सभी मेंबर्स को यह बोल दिया कि आपको इस बिल के पक्ष में ही वोट देना है, तो फिर अगर कोई पर्सन विपक्ष में वोट दे देना तो फिर उसकी सदस्यता जो है वो रद्द हो जाएगी। यही है एंटी डिफेक्शन लॉ। तो इस लॉ की वजह से ना जो मेंबर्स हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के, वो अपनी विल से बोल ही नहीं सकते पार्लियामेंट में, ये दिक्कत है। नेक्स्ट है लैक ऑफ लॉ। लैक ऑफ लॉ में ये आता है हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टीज को रेगुलेट करने के लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है। इसका सेक्शन 29A जो है वो रेगुलेट करता है पॉलिटिकल पार्टीज को, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज का रजिस्ट्रेशन हो सकता है इस सेक्शन के तहत। लेकिन ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि जो मैंडेटरी करे कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर डेमोक्रेसी होनी ही चाहिए। ऐसा कोई कानून हमारे देश में नहीं है जो ऑब्लिगेशन लगाए पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर कि आपको इतने दिनों के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने ही हैं। जैसे देखो अभी फिलहाल कांग्रेस पार्टी में प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। अगर कानून होता कोई तो जल्दी से उस पॉलिटिकल पार्टी में इलेक्शन होंगे रेगुलरली और जो इंटर पार्टी डेमोक्रेसी की हम बात कर रहे हैं वो आएगी। इसके बाद नेक्स्ट है पर्सनैलिटी कल्ट। देखो चाहे वो गरीब देश हो, डेवलपिंग कंट्रीज हो, इवन डेवलप कंट्रीज हो, लोगों की ना एक आदत होती है हीरो वर्शिपिंग की। जैसे जर्मनी का एग्जांपल लीजिए, जर्मनी में हिटलर की इतनी हीरो वर्शिपिंग हुई, हिटलर को बहुत बड़ा लीडर बना दिया गया जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ। तो मतलब
हीरो वर्शिपिंग ऑलमोस्ट हर सोसाइटी में देखने को मिलती है, और जहां पे पॉलिटिकल लीडर्स की हीरो वर्शिपिंग होना स्टार्ट हो जाती है, जैसे इंदिरा गांधी की हीरो वर्शिपिंग होना स्टार्ट हो गई थी, तो फिर कांग्रेस पार्टी में डेमोक्रेसी थोड़ा कम होना स्टार्ट हो गई। आज के समय में कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं प्रधानमंत्री मोदी का जो पर्सनैलिटी कल्ट बन चुका है बीजेपी में, इस वजह से डेमोक्रेसी का अभाव देखने को मिलता है। तो जहां जहां पर आपको पॉलिटिकल लीडर्स का पर्सनैलिटी कल्ट देखने को मिलेगा, वहां पे डेमोक्रेसी का अभाव देखने को मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इजी टू सबवर्ट इंटरनल इलेक्शंस। देखो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जिसके पास फिलहाल पावर है ना, वो इंटरनल इलेक्शंस नहीं होने देता। वो स्टेटस को मेंटेन करना चाहता है। वो चाहता है कि बस पावर मेरे पास ही रहे, इलेक्शन हो गए तो फिर कहीं ऐसा ना हो पावर जो है मेरे हाथ से निकल जाए। इसके बाद रिकमेंडेशंस की बात करते हैं। देखो, लॉ कमीशन ने अपनी 170वीं रिपोर्ट में पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी से संबंधित एक पूरा चैप्टर लिखा था। इसमें लॉ कमीशन ने यह बोला था, अगर देखो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ही डेमोक्रेसी नहीं होगी, तो जब वो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आएगी, सरकार बनाएगी, तो फिर वो कैसे डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस करेगी। दूसरा पॉइंट, NCRWC यानी नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू ऑफ वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये 2001 में आया था। इन्होंने ये कहा था, इस कमीशन ने, कि एक कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेशन होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज की फंक्शनिंग, पॉलिटिकल पार्टीज का अलायंस, पॉलिटिकल पार्टीज का रजिस्ट्रेशन, इन सब को रेगुलेट करने के लिए। सेकंड ARC रिपोर्ट में भी बोला गया है, कौन से चैप्टर में, एथिक्स एंड गवर्नेंस वाले चैप्टर में, कि अगर देखो किसी पॉलिटिकल पार्टी में ओवर सेंट्रलाइजेशन होता है ना, तो इससे करप्शन होता है। इससे पॉलिटिकल लीडर्स की जो अकाउंटेबिलिटी है वो कम हो जाती है, वो ग्राउंड लेवल से हट जाते हैं। वे फॉरवर्ड में कहा जा सकता है लॉ टू कंपल्सिफाई इलेक्शंस, यानी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इंटरनली रेगुलर इलेक्शंस होने चाहिए, जैसे USA में होता है, और इसके लिए कंपल्सरी लॉ भी होना चाहिए। एंटी डिफेक्शन लॉ को आप अमेंड कर दो। एंटी डिफेक्शन लॉ की वजह से जो पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स हैं वो बेखौफ होकर अपनी राय जाहिर नहीं कर पाते। मतलब बिल पर वोट देना होता है तो उनको पॉलिटिकल पार्टी की बात ही माननी पड़ती है व्हिप के कारण, अदरवाइज उनके ऊपर डिसक्वालिफिकेशन की जो तलवार है वो लटकती है। नेक्स्ट है रिजर्वेशन। पॉलिटिकल पार्टी के अंदर महिलाओं के लिए और बैकवर्ड कम्युनिटी के मेंबर्स के लिए, जैसे माइनॉरिटी, कुछ सीट्स रिजर्व की जा सकती हैं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी। ये देखो, सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कंपलसरी होना चाहिए कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपने एक्सपेंडिचर की स्टेटमेंट्स सबमिट करें विद इन प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट के अंदर, जैसे 2 महीने, 6 महीने, 1 साल। और वो पॉलिटिकल पार्टीज जो फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर की डिटेल नहीं सबमिट करती हैं एक निश्चित फॉर्मेट के अंदर, उनको पिनलाइज किया जाए, कुछ समय के लिए इलेक्शन लड़ने पर रोक लगाई जाए। नेक्स्ट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ज़्यादा पावर दी जाए कि अगर किसी प्रोविजन का कोई पॉलिटिकल पार्टी उल्लंघन करती है तो फिर उनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाए। देखो, कंक्लूजन में यह कहा जा सकता है किसी भी देश की डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप आज़ादी से पहले देखिए, कांग्रेस का रोल सिर्फ इलेक्शन लड़के सत्ता हासिल करना नहीं था, यूथ को जागरूक करना, सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करना, उस समय जो डिप्रेस्ड क्लासेस थी उनको अपलिफ्ट करना, बहुत अच्छे अच्छे गोल थे कांग्रेस के। लेकिन आज के समय में ना पॉलिटिकल पार्टीज का रोल एक ही हो गया कि जैसे तैसे करके साम दाम दंड भेद सत्ता हासिल की जाए। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपने मूलभूत सिद्धांतों से भटक गई हैं। तो ये पूरा इशू हमने डिस्कस किया इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल फिशरमैन इशू से संबंधित है। आप GS पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, ये इंडिया है और ये श्रीलंका है, बीच में है पाक स्ट्रेट। इंडिया के जो फिशरमैन हैं वो देखो मछली पकड़ने के लिए कई बार श्रीलंका की मैरीटाइम बाउंड्री में चले जाते हैं, पता नहीं लगता। मतलब काफ़ी बार तो देखो इसलिए चले जाते हैं क्योंकि इंडियन कोस्ट के नज़दीक मछलियाँ कम मिलती हैं, तो उन्हें लगता है कि थोड़ा आगे जाएंगे तो उन्हें ज़्यादा मछलियाँ मिल जाएंगी। कई बार हवा के साथ जो उनकी बोट है वो थोड़ा आगे चली जाती है, उन्हें पता नहीं लगता। लेकिन इसके जवाब में श्रीलंका की जो नेवी है, श्रीलंकन नेवी के जो पेट्रोलिंग वेसल्स हैं वो बहुत बार इंडियन फिशरमैन को गिरफ्तार कर लेते हैं। कई बार उनके ऊपर हैफ्टी फाइन लगाया जाता है और बहुत बार ऐसा भी होता है उनके ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं। इसी से संबंधित ये आर्टिकल है। आर्टिकल में शुरुआत में बोला जाता है तमिलनाडु के कोस्टल पुडुकोट्टई डिस्ट्रिक्ट
कि 30 साल के राजकिरण इस साल में 5वें ऐसे फिशरमैन हैं जिनकी डेथ हो गई है पाक स्ट्रेट में। इसके अलावा 4 और फिशरमैन की डेथ इस साल हो चुकी है। अब आगे कारण बताए जाते हैं कि राजकिरण जो मछुआरे थे उनकी बोट श्रीलंकन नेवी पेट्रोल वेसल से टकराई थी। इस घटना की श्रीलंकन नेवी ने कोई जांच नहीं की है। मतलब बहुत बार ऐसा होता है, फिशरमैन की हत्या कर दी जाती है श्रीलंकन नेवी के द्वारा, लेकिन उन इंसिडेंट्स की कोई जांच नहीं होती है। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कड़ा ऐतराज जताया जाता है, लेकिन कुछ होता नहीं है। यहां पर देखो 2-3 मेन इशू हैं। एक तो जो इंडियन फिशरमैन है ना, वो ट्रॉलर्स का इस्तेमाल करते हैं। ट्रॉलर्स में क्या होता है, मान लीजिए ये बोट है, तो एक ना फिशिंग नेट नीचे भेजा जाता है। बहुत बड़े कोई पत्थर मान लीजिए, ब्लॉक मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, एक बहुत बड़ा हैवी ब्लॉक होगा दोनों साइड में। इस साइड में यहां भी ब्लॉक, कुछ पत्थर मान लीजिए, और बीच में फिशिंग नेट। इसको नीचे भेजा जाएगा तो ये काफी नीचे चला जाएगा, और बहुत नीचे जब ये जाएगा तो नीचे सी बेड के पास में जो भी मछलियां, चाहे छोटी मछलियां हों, प्रांस हों, सबको ऊपर ले आएगा। तो ट्रॉलर्स की टेक्निक जो है देखो अच्छी तो है, इससे ज्यादा मछलियां पकड़ी जा सकती हैं, बट नुकसान ये है, ये मछलियों का जो ब्रीडिंग साइकिल है ना, उसी को डिसरप्ट कर देता है। जैसे छोटी मछलियां वो किसी काम की नहीं है, उनको भी पकड़ लिया फिशिंग नेट में। मछलियों के जो अंडे हैं कई बार वो भी आ जाते हैं। तो मतलब जो ये ट्रॉलर्स का इस्तेमाल है ना, ये मछलियों का जो ब्रीडिंग साइकिल है उसको डिसरप्ट कर देता है, और इससे वहां पर फिर मछलियां होना बंद हो जाती हैं। यही हुआ है इंडियन कोस्ट के आसपास। तो श्रीलंकन फिशरमैन की शिकायत ये है, आप फिर से एक बार मैप देखिए, यहां पे ना श्रीलंका के नॉर्थ में भी तमिल फिशरमैन हैं। जब तक श्रीलंका में सिविल वार चल रहा था 2009 से पहले, वो अपना घर बार छोड़ के थोड़ा पीछे चले गए थे, लेकिन सिविल वार खत्म होने के बाद वो वापस आ गए अपने घरों में। वो भी यहीं इसी एरिया में मछली पकड़ते हैं। तो उनकी शिकायत ये है, इंडियन फिशरमैन यहां पर आके ट्रॉलर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से उन्हें मछलियां मिलती नहीं, मछलियों के जो रिसोर्स हैं इस रीजन में खत्म हो रहे हैं। एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि ट्रॉलर्स का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो अब देखो, ट्रॉलर्स का इस्तेमाल कम से कम हो, इसके लिए इंडिया प्रयास कर रही है। इंडिया एक्वाकल्चर को प्रमोट करने की कोशिश कर रही है, ब्लू रेवोल्यूशन पे ध्यान दे रही है। डीप सी में आप फिशिंग कीजिए, ऐसी टेक्निक, ऐसे इक्विपमेंट्स सब्सिडी देकर इंडियन फिशरमैन को उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। लेकिन ट्रॉलर्स का इस्तेमाल फिर भी होता है, क्योंकि ट्रॉलर्स के जो ओनर हैं वो देखो प्रॉफिट के बेस पर भेज देते हैं फिशरमैन को। आप देखो यहां पे ध्यान दीजिएगा, राइटर क्या बोलना चाहते हैं। एक तो देखो, ट्रॉलर के ओनर जो बिजनेसमैन हैं वो फिशरमैन को डेली वेजेस पे भेज देते हैं कि आपको एक दिन के 500 रुपए मिलेंगे, 1000 रुपए मिलेंगे। जो पकड़े जाते हैं, जिनकी डेथ होती है, वो गरीब फिशरमैन होते हैं जो वेजेस पर गए हुए होते हैं। तो दोनों के इंटरेस्ट को आप इक्वलाइज नहीं कर सकते। एक तो ट्रॉलर्स के ओनर, बोट के ओनर, एक दूसरी तरफ फिशरमैन जिनको डेली वेजेस पर भेजा गया है, वहां पर मारे कौन जाते हैं? डेली वेजर फिशरमैन। तो श्रीलंका की सरकार को भी यह समझना चाहिए कि देखो, आप फाइन लगा देते हो हेफ्टी, मतलब इतना इतना फाइन लगा देते हो डेटरेंस क्रिएट करने के लिए कि इंडियन फिशरमैन वहां पर ना आए, लेकिन उन्हें मजबूरी में आना पड़ता है। आपको इंडिया की सरकार के साथ मिलकर बात करनी चाहिए। ये जो इशू है ना, इसमें गरीबी भी इन्वॉल्व है। आपके जो देश के फिशरमैन हैं, श्रीलंका के फिशरमैन, वो भी गरीब हैं, उनकी भी शिकायत है। इंडियन फिशरमैन भी गरीब हैं। तो ये जो इशू है ना, इसको ह्यूमैनिटी के पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए, ना कि गोली चला दी, अरेस्ट कर लिया, फाइन लगा दिया। दोनों देशों को अपने अपने फिशरमैन की कम्युनिटी को प्रमोट करना चाहिए ताकि वो गरीबी रेखा से ऊपर आए और ट्रॉलर्स का जो इस्तेमाल है वो कम से कम हो। 2016 में देखो, इंडिया के विदेश मंत्री, इंडिया के फिशिंग मिनिस्टर और श्रीलंका के विदेश मंत्री, श्रीलंका के फिशिंग मिनिस्टर, इन चारों की मुलाकात हुई थी। सॉल्यूशन ये डिसाइड किया गया था कि ट्रॉलर्स का यूज कम से कम हो, इसका प्रयास किया जाएगा। बट देखो, दिक्कत वही है, ट्रॉलर्स का इस्तेमाल अभी भी अंधाधुंध होता है। इसको रोक पाने में इंडियन गवर्नमेंट जो है वो विफल साबित हुई है, और श्रीलंका की सरकार भी इस इश्यू को ह्यूमैनिटी पर्सपेक्टिव से नहीं देख रही है। तो ये हमने पूरा इशू डिस्कस किया, चलते हैं आगे।